तो अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल विजय खाट एजुकेशन में आज की इस वीडियो में देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का जो भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय प्रश्न पत्र है मेजर का 9वां चैप्टर है ना। पिछली वीडियोस में हमने अध्ययन किया था 8वां चैप्टर्स, अब इस वीडियो में अध्ययन करेंगे 9वां चैप्टर्स है ना। हरित क्रांति के उद्देश्य, सफलताएं एवं विफलताएं। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय कृषि है उनकी अर्थव्यवस्था पर जो हरित क्रांति है उनके प्रभाव का उल्लेख करना है ना। फिर इसके अथवा में भी प्रश्न पूछता है कि भारत में हरित क्रांति का एक आलोचनात्मक लेख लिखिए है ना। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो घुमा फिरा कर देगा है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसने पढ़ा था और ये प्रश्न आ गया है ना। उत्तर सेम होगा, प्रश्न अलग अलग बना के दे दिए जाते हैं ना। अगर हरित क्रांति के बारे में आता है तो आपको यही प्रश्न का उत्तर लिखना है ना। तो दूसरा प्रश्न क्या है, भारत में हरित क्रांति पर एक आलोचनात्मक लेख लिखिए है ना। फिर अथवा में इसके और आता है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए भारत में हरित क्रांति है ना। फिर इसके अथवा में एक क्वेश्चन और बनते हैं, भारत में या हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति के मुख्य तत्वों का वर्णन कीजिए, उनकी समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपके मिलने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया है ना। भारतीय नियोजन में जो भारतीय योजना है वो नियोजन में द्वितीय पंचवर्षीय छोड़कर जो भारतीय योजना में पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसमें जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसको छोड़कर सभी योजनाओं में कृषि विकास की वरीयता प्रदान की गई है ना। जो भारतीय योजना में जो द्वितीय योजना बनाई गई थी उसको छोड़कर जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित थी उसमें जो योजनाएं थी उसमें कृषि विकास की जो वरीयता है उनमें प्रदान की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की प्राथमिकता देने पर भी कृषि विकास के क्षेत्र में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं। जो तीसरी योजना शुरू की गई थी उसमें जो कृषि विकास था उसमें ज़्यादा कुछ सफलता नहीं प्राप्त हुई थी है ना, कोई सफलता नहीं मिल पाई थी। फिर कृषि क्षेत्र के गहन एवं विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उठाया गया। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चलाई गई उसमें जो कृषि की विकास है उसको लेकर सबसे पहले बल दिया गया है ना। कृषि क्षेत्र में गहन विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में उठाया गया। कृषि क्षेत्र की उत्पादकता में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए उद्देश्य अपनाए गए है ना। जो कृषि क्षेत्र है उसमें उत्पादकता में जो क्रांतिकारी परिवर्तन था उसमें क्या किया गया, क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए उद्देश्य इस कार्यक्रम को अपनाए गए है ना। इसी क्रांति का क्या नाम, हरित क्रांति दे दिया गया है ना। जो कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के लिए जो कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया उसी का नाम क्या दे दिया गया, हरित क्रांति दे दिया गया। इस प्रकार हरित क्रांति का संबंध कृषि क्षेत्र में उत्पादन तकनीक में सुधार एवं कृषि उत्पादकता में वृद्धि से है। हरित क्रांति के जनक कौन है, नॉर्मन ई बोरलांग को हरित क्रांति का क्या है, जनक माना गया है ना। हरित क्रांति में जहाँ एक और कृषि उत्पादकता में वृद्धि का लक्ष्य बनाया गया, वहीं एक और कृषि की परंपरागत उत्पादन तकनीक में संरचनात्मक परिवर्तन करने का भी प्रयास किए गए है ना। फिर हम देख लेते हैं हरित क्रांति के प्रमुख तत्व। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं उसका हम अध्ययन कर लेते हैं। हरित क्रांति के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास, अधिक उपज देने वाले बीजों का हरित क्रांति में प्रमुख तत्व है ना। हरित क्रांति है ना, हमारे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि कब हो सकती है, जब अधिक उपज देने वाली जो बीजों के किस्म है उनमें विकास किया जाए है ना। पहला टॉपिक है अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास। अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग हरित क्रांति का एक प्रमुख तत्व है। ये बीज अधिकतर बोनी किस्म के होते हैं ना, तथा इसमें उगने वाले पौधों की ऊंचाई अपेक्षाकृत छोटी होती है। बोनी का अर्थ होता है छोटा है ना। जो अधिक किस्म के उपज देने वाले जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, उनका पौधा जो होता है छोटा होता है ना, छोटे किस्म के होते हैं। जो वैज्ञानिक बीज होते हैं ना, अधिक उपज देने वाले बीजों का जो प्रयोग होता है अधिकतर बोनी किस्म के होते हैं, अर्थात इनमें जो उगने वाले पौधे उनकी अपेक्षाकृत ऊंचाई जो होती है छोटी होती है। इनमें पकने में बहुत थोड़ा समय लगता है ना। सफलतापूर्वक इनका इस्तेमाल उन स्थानों में किया जा सकता है जहाँ जल निकास और सिंचाई का पूरा प्रबंध है ना। इन बीजों का प्रयोग ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ सिंचाई का पूरा प्रबंध होता है। इन बीजों से अधिक उत्पादन लेने के लिए भारी मात्रा में रासायनिक खाद का प्रयोग भी आवश्यक होता है। गोबर की खाद इतनी लाभकारी नहीं, इतनी परंपरागत बीजों की तुलना में इनके लिए 4 से 10 गुना अधिक खाद की आवश्यकता होती है ना। जो अधिक उपज देने वाली किस्म के जो बीज होते हैं उनमें कम से कम गोबर की खाद कम आवश्यकता होती है, जबकि रासायनिक खाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है और पानी की सिंचाई भी इनमें अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है ना। तो अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना चाहिए, जिससे हरित क्रांति आ सके। फिर दूसरा पॉइंट है बहुफसली कार्यक्रम है ना। बहुफसली कार्यक्रम
हरित क्रांति के अंतर्गत बहुफसली कार्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया। भारत में केवल 20% सिंचित क्षेत्र बहुफसली खेत के अधीन है ना। अभी तक गहन खेती के अभाव एवं लंबे समय तक पकने वाली फसलों के प्रयोग के कारण देश में बहुफसली खेती का विस्तार संभव नहीं हो सका है ना। जो अभी तक जो गहन खेती है उसमें अभाव है। गहन खेती के अभाव से लंबे समय में जो पकने वाली फसल है उसके कारण देश में जो बहुफसली कार्यक्रम था उसका विस्तार नहीं हो पाया। जो लंबे समय तक जो बीज है उसमें ऐसी बीज की ऐसी किस्मों वाली बीज जो बोया जाता है जो लंबे समय तक पकती है, इसलिए उसमें जो बहुफसली कार्यक्रम है उसका विकास भी नहीं हो पाया है ना। हरित क्रांति के अंतर्गत कम समय पकने वाली फसल का विकास के सहारे इस फसल चक्र में आवश्यक परिवर्तन करके बहुफसलें उगाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। फिर अगला पॉइंट है सिंचाई सुविधा का विस्तार। अब हरित क्रांति के अंतर्गत क्या किया गया, सिंचाई सुविधा का भी विस्तार किया गया। हमारे देश में जो बारिश क्या है मानसूनी है ना, तो उसमें सिंचाई सुविधा का भी विस्तार किया गया। सिंचाई सुविधा का विस्तार भी हरित क्रांति का प्रमुख तत्व है, क्योंकि यदि उपज को प्राप्त करने के लिए उत्तम सिंचाई की प्रबंध करना पड़ता है ना, और करना आवश्यक भी है। अतः देश में लघु सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सिंचित भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। विभिन्न भागों में विद्युत ट्यूबवेल लगाने का भी कार्यक्रम तेजी से चलाया गया एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजना का प्राथमिकता दी गई। जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें जो सिंचाई की सुविधा है उसमें सबसे ज्यादा अभाव पाया जाता है, उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजना बनाई गई। और सूखे की स्थिति को निपटने के लिए सरकार तेजी से सिंचाई योजना का अपने हाथ में ले लिया है ना। फिर अगला टॉपिक से यानी अगला पॉइंट हमारा है उर्वरकों का अधिक प्रयोग। जो खाद एवं उर्वरक है उनका अधिक प्रयोग किया जाए है ना। उर्वरकों का अधिक प्रयोग हरित क्रांति में एक प्रमुख तत्व है। जो इनके प्रयोग से वृद्धि करने में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि आ सकती है ना। जितनी हम उर्वरक यानी खाद का प्रयोग करेंगे उतनी प्रति हेक्टेयर हमारे उत्पादकता में भी वृद्धि होगी है ना। इनके प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। हरित क्रांति से पहले किसान देसी खाद का प्रयोग ही करते थे। जो पहले के किसान तो क्या है देसी खाद का भी प्रयोग करते थे, लेकिन अब तृतीय योजना में बाद रासायनिक खादों का भी प्रयोग में वृद्धि लाई गई, क्योंकि अधिक उपज देने वाली बीजों के एवं बहु फसल कार्यक्रम के लिए उर्वरकों की आवश्यकता बहुत अधिक होती है ना। जो अधिक उत्पादकता देने वाली जो बीज होते हैं उनमें रासायनिक खाद का प्रयोग करना आवश्यक होता है ना। फिर अगला पॉइंट है पौध संरक्षण। क्या है पौध संरक्षण, यानी पौधों का सुरक्षा देना, संरक्षण करना। पौधों का संरक्षण देना भी हरित क्रांति का प्रमुख तत्व है। इसके अंदर फसलों को विभिन्न कीटाणु से बचाने के लिए दवाओं का छिड़काव, खरपतवारों पर नियंत्रण किया जाता है। भारत में 1965-66 के बाद इस कार्यक्रम में बहुत तेजी आई है ना। फिर अगला पॉइंट है कृषि का मशीनीकरण। जो कृषि है उसमें मशीनीकरण किया गया। कृषि क्षेत्र में औजारों तथा मशीनों का उपयोग हरित क्रांति का एक महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, क्योंकि सभी फसलों में बोने के लिए काटने का कार्य तेज गति से किया जा सकता है। बहुफसली कार्यक्रम को सफल हो सकता है ना। जो कृषि था उसमें पुरानी जो परंपरागत कृषि थी उसमें जो क्षेत्र थे उसमें पुराने पद्धति से कृषि किया जा रहा था, लेकिन जो नई पद्धति आई उसमें कृषि के औजारों और मशीनों में क्या है परिवर्तन ला दिया गया है ना। जो अधिक फास्ट काम करने वाली जो औजार है या मशीन है उसका उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया गया, यानी मशीनीकरण कर दिया गया है ना। फिर अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है शुष्क भूमि कृषि का विकास। सातवां पॉइंट क्या है शुष्क भूमि कृषि का विकास। हरित क्रांति के द्वारा सूखे क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या किया गया, सूखा प्रतिरोधी और जल्दी पकने वाले फसलों का विकास किया गया, जिसमें शुष्क भूमि पर कृषि विकास की ओर चौथी योजना से विशेष ध्यान दिया गया। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक्स में देखा हरित क्रांति के प्रमुख तत्व है ना। अब अगले टॉपिक्स पर हम देखेंगे हरित क्रांति के प्रभाव क्या है और हरित क्रांति की प्रगति है ना, यानी हमारे कृषि उत्पादन पर हरित क्रांति क्या प्रभाव पड़ा। हरित क्रांति पर कृषि अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा इसका अनुमान अनेक बातों पर आधार पर लगाया जा सकता है। हरित क्रांति देश की कृषि में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जो उत्पादन भी बढ़ा, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुए। कृषि के क्षेत्र के दृष्टिकोण से परिवर्तन भी हुआ, कृषि बजटों में वृद्धि हुई और हरित क्रांति के लाभों में प्रभावों में विवेचन निम्नलिखित बिंदुओं पर किया जा सकता है। इस टॉपिक के अंतर्गत कृषि में कैसे विकास हुआ इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है अधिक उत्पादन है ना। कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ। हरित क्रांति एवं नवीन कृषि नीति से सबसे पहला लाभ क्या हुआ कि कृषि उत्पादन बढ़ा है ना। कृषि में उत्पादकता आई, विशेष रूप से गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, ज्वार एवं आशा तीत में वृद्धि हुई है ना।
इनके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत में आत्मनिर्भर सा हो गया है ना। जो भारत में क्या है, खाद्यान्न था उसमें आयात करना पड़ता था, लेकिन कृषि उत्पादन इतनी बढ़ी हरित क्रांति के कारण, इतनी कृषि उत्पादकता हुआ कि उसी खाद्यान्न को दूसरे देशों में निर्यात करना पड़ रहा है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। नवीन कृषि नीति से खेती में परंपरागत स्वरूप थे उसमें परिवर्तन हुआ है ना। जो रासायनिक बीज का प्रयोग होने लगा, जो पहले गोबर की खाद उपयोग किया जाता था, लेकिन अब रासायनिक खाद का उपयोग भी किया जाने लगा। जबकि पहले सिर्फ पेट भरने के लिए, उत्पादन करने की दृष्टि से की जाती, जो खेती थी पहले पेट भरने की दृष्टि से ही की जाती, लेकिन अब उस खेती को ऐसे ढंग से किया जाता है कि अति से अति ज्यादा उत्पादन हो सके, है ना। परंपरागत स्वरूप में भी परिवर्तन आया। फिर तीसरा पॉइंट है कृषि बचतों में वृद्धि। जो कृषि है उसमें बचतों में वृद्धि भी हुई। उन्नत बीज, रासायनिक खादें, उत्तम सिंचाई साधनों एवं मशीनों का भी प्रयोग में उत्पादन बढ़ा, जिससे कृषि के बचतों पर मात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई, जिसको देश के विकास के लिए काम में लाया जा सकता है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई और उत्पादन भी बढ़ा, है ना। फिर चौथा पॉइंट क्या है, विश्वास, है ना। लोगों को यह विश्वास हो गया कि हमारे देश में इतना उत्पादन भी हो सकता है। हरित क्रांति सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ कि कृषि सरकार एवं जनता को भी यह विश्वास जागृत हो गया कि भारत में कृषि पदार्थों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्यात भी कर सकता है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, खाद्यान्नों की आयात में कमी। जो भारत था हमारा, उसमें खाद्यान्नों की जो कमी थी उसको आयात करना पड़ता था, उसमें आयात में कमी आ गई है ना। जो खाद्यान्न थे उसमें, यानी जो फसल है उसमें उत्पादकता बढ़ी और खाद्यान्नों में आयात की कमी आई है ना। हरित क्रांति के से खाद्यान्नों में आयात 1978 में 1980 तक पूर्णतः बंद कर दिया गया था, लेकिन 1980-81 में खाद्यान्नों का उत्पादन कम होने के कारण अब कुछ खाद्यान्नों में आयात किया जाता है। फिर अगला पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि, है ना। जब हरित क्रांति आई तो क्या हुआ कि इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा, उत्पादन से क्या हुआ, रोजगार में भी वृद्धि हुई। हरित क्रांति से देश में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। खाद, पानी, यंत्रों आदि के संबंध में लोगों को रोजगार मिला। मरम्मत उद्योग में भी कुछ व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा मिली, है ना। तो दोस्तों, हरित क्रांति की जो तत्व थे, हरित क्रांति के जो प्रभाव थे, उसका अध्ययन हमने इस टॉपिक में कर लिया। फिर अगला टॉपिक क्या है, हरित क्रांति की असफलता, है ना। जो हरित क्रांति, उसमें असफलताएं क्या क्या है, कि क्रियान्वयन में कौन कौन सी सफलताएं आई, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। भारतीय कृषि नियोजन में हरित क्रांति के संदर्भ में असफलताएं हैं ना। भारत में कुछ फसलों तक ही सीमित प्रभाव। पहला पॉइंट क्या है, प्रभाव कुछ फसलों तक ही सीमित। अधिक हरित क्रांति का प्रभाव कुछ फसलों जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा सीमित, अन्य फसलों का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। यहाँ तक चावल में भी इसमें बहुत कम प्रभावित हुआ। अन्य व्यापारिक फसलें जहाँ गन्ना, पटसन, कपास, जूट आदि भी अप्रभावित ही है ना। जो हरित क्रांति आई भारत में, उसमें क्या हुआ कि कुछ ही फसलों पर प्रभाव पड़ा, है ना। कुछ फसलों पर प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे चावल पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। जो गेहूं, ज्वार, बाजरा, उनमें सीमित प्रभाव पड़े, हैं ना। जो असफलता हुई क्या है, कुछ फसलों पर ही प्रभाव पड़ा। फिर अगला पॉइंट क्या है, संतुलित विकास। जो हरित क्रांति का विकास है वो संतुलित है ना। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति कुछ ही राज्यों तक सीमित, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, है ना, इनमें ही विकास हुआ। कुछ सीमित विकास हुए, इसमें राज्यों में कुछ भागों पर प्रभाव पड़ा, इसलिए अर्थशास्त्री इनको सीमित सफलता ही मानते हैं। इसमें देश की विकास संतुलित रूप से नहीं हुआ। फिर अगला पॉइंट है पूंजीवादी कृषि का प्रोत्साहन। इससे देश में विकास संतुलित रूप से नहीं हुआ, है ना। फिर अगला पॉइंट है पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन। हरित क्रांति का लाभ केवल उन किसानों को ही हुआ जिन्हें पंपिंग सेट, नल कुएं, ट्रैक्टर, कृषि आदि यंत्रों में लगा दिया है ना। हरित क्रांति का जो लाभ है उन्हीं किसानों को है जो बड़े किसान थे, है ना, जिनके पास पूंजी की पर्याप्त सुविधा थी, है ना। जैसे नल, कुएं, ट्रैक्टर और जो कृषि यंत्र थे उन्होंने तो अपनी कृषि में लगा दिया, उन्हें फायदा हो गया, लेकिन जो छोटे किसान थे उनमें नहीं हो पाया। जैसे भारत में जो बड़े किसान ही कर सकते थे और छोटे किसान क्या असमर्थ थे। एक सामान्य किसान इन सुविधा का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होता है। साथ ही बड़े किसानों को ही सरकार, सहकारी समितियां आदि सुविधाएं भी मिल जाती थी। इनके परिणाम स्वरूप बड़े किसान लाभ उठा रहे हैं और इन प्रकार पूंजीवादी कृषि को प्रोत्साहन मिल रहा है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, खेतिहर श्रमिकों की कठिनाई। जो खेतिहर श्रमिकों को क्या है, कठिनाई है ना। बड़े फार्मों में तकनीक प्रयोग के कारण मानवीय श्रम की आवश्यकता कम पड़ती है। इससे खेतिहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ी और इससे
उनको कठिनाई होने लगी। जो किसान थे वो अपने खेती में काम करने में लगे हुए, जिसे एक काम को 4 दिन लगते थे, एक काम करने में क्या लगते थे 4 दिन लगने थे। जब मशीनीकरण हो गया उसी काम को हम 1 घंटे में कर लेते हैं। जो मजदूर थे उनको क्या है, बेरोजगारी बढ़ी है ना, वो बेरोजगार हो गए। फिर अगला पॉइंट क्या है, आधुनिक तकनीकों के प्रयोग में बाधा। जो आधुनिक तकनीक उनके प्रयोग में बाधा। अधिकांश भारतीय कृषि में पास छोटी छोटी जोतें हैं, तभी आधुनिक साधनों की वो अपनी खेती पर कम काम नहीं लगा ला सकते हैं ना। इस प्रकार हरित क्रांति के लाभों से वंचित रह गए। जो है ना, जो आधुनिक तकनीक है जैसे मशीनीकरण है, उनका प्रयोग हम कब ला सकते हैं, जब हमारे खेत ज़्यादा अधिक खेती करने के लिए जो खेत है वो उपलब्ध हो। अब छोटे किसान हैं तो छोटे छोटे खेत हैं, उनमें जो है मशीनीकरण यानी तकनीक प्रयोग है उसका हम उपयोग तो कर ही नहीं सकते छोटे खेतों में। तो जो मजदूर एवं किसान थे, अधिकांश जो भारतीय कृषि थे वो छोटी जोते वाले हैं, है ना। तो ये जो आधुनिक तकनीक है उनका प्रयोग ला ही नहीं सकती, इससे ये हरित क्रांति के लाभ से वंचित रह गए, है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है कि ये समानता में वृद्धि। हरित क्रांति से कृषि में जो उपस्थित तकनीक है परिवर्तन का ग्रामीण क्षेत्रों में आय का वितरण एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, है ना। फिर अगला पॉइंट क्या है, संस्थागत सुधारों की आवश्यकता की अपेक्षा। नई तकनीक कृषि संस्थागत सुधार की अपेक्षा स्वीकार नहीं करती। इस नीति में ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व एवं अन्य परिसंपत्तियों के स्वामित्व के संकेंद्रण को प्रोत्साहित किया। काश्तकारों एवं जो बटाईदारी में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं है, सरकार उन्हें भी सुविधा प्रदान कराने में सफल नहीं हो सकी। इनके परिणाम स्वरूप उनके बड़े पैमाने पर बेदखली हुई और पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन देकर हरित क्रांति में भूमिहीन श्रमिकों की संख्या में वृद्धि की गई। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में देखा हरित क्रांति के तत्व, हरित क्रांति के प्रभाव एवं हरित क्रांति के असफलताएं। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपने अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।